फिर भी टांडा नगर के व्यापारियों ने बहुत हद तक व्यापार मंडल का साथ दिया और आज भी नगर पालिका लाइसेंसिंग टैक्स के नाम पर गुंडागर्दी नहीं कर पा रही। प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील जायसवाल जी थे, तो हम उनके नेतृत्व में चले गए और उन्होंने पार्टी बनाई और आज हम पूरे विश्वास के साथ उस पार्टी के अंदर 2012 में आपके ऊपर भी गोली चली। आपके रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर बना दिया, जिसके एक आवाज पर टांडा की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अंकित श्रीवास्तव, इनको लोग अंशु के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी ये कीमती समय हमारे लिए निकाला। हम अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये मौका देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या चीज़ हैं, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, आप टांडा में पॉलिटिक्स में या समाज में किस तरीके का काम किया आपने, वो इंट्रोडक्शन ज़रा आप सम अप करें। देखिए, मैं एक बहुत ही छोटी सी फैमिली से आज यहाँ तक हूँ। छोटी फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी हमारा, जैसे ये आप कह लीजिए कि एक होता है कि बड़े लोगों वाले ख्यालात की फैमिली हमारी कभी नहीं रही है। हाँ, सोच ज़रूर उनकी बड़ी रही है। मैं बाबू स्वर्गीय श्री हरदेव सिंह श्रीवास्तव जी और अपने नगर पालिका टांडा में नज़ुल लिपिक के पद पर थे। मैं उनका पोता हूं और मेरे बाबा जी के 8 बेटे थे, जिसमें 6 नंबर पर मेरे पिताजी थे। मैं उनका पुत्र हूं। आपने परिचय देने की बात की। हमारे परिवार का रिश्ता और नाता, हमारे और भी जो बड़े पापा और चाचा हैं, सभी क्लास 1 क्लास 2 में अफसर रहे और सभी अब कहीं ना कहीं लखनऊ में या अदर सिटीज़ में अपने मकान बनाकर अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। और आज भी हमारी पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। कभी भी आज तक हमारी फैमिली में किसी भी प्रकार का विघटन नहीं हुआ है। दूसरी बात, पत्रकारिता और राजनीति, इन दोनों चीज़ों से हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। पिताजी पिछले 40 वर्षों से पत्रकार हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उन्होंने वर्क किया है। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, जनमोर्चा से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। दैनिक जागरण में भी पत्रकार रहे, आज में भी पत्रकार रहे, नवभारत टाइम्स में रहे, अग्निशरण में रहे। और इन सारे सफ़र को पूरा करने के बाद इन्होंने अपनी खुद का एक अखबार स्टार्ट किया, जिसका जो सबसे पहला अखबार हमारा था वो गिरजा दिशा। और मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि गिरजा हमारी दादी का नाम था, जिनके नाम से ये नामकरण हुआ और गिरजा दिशा नामक एक पेपर की स्थापना की गई। और बहुत बड़े पैमाने पर पेपर का ऑफसेट प्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थित की, पिताजी ने की जी। बहरहाल आज गिरजा दिशा जो पेपर है वो एक न्यूज़ पोर्टल में बदल चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर काम कर रहा है। बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी इनके साथ हैं। पिताजी का राजनीतिक करियर भी रहा है। लोकदल में रहे, लोकदल युवा में रहे और नरेश अग्रवाल जी की एक पार्टी थी, आपको शायद याद होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करके, तो उसमें भी प्रदेश लेवल पर रहे। और पूरा जो एक राजनीतिक और पत्रकारिता और निर्भीक बोलना, ये मैंने अपने परिवार, अपने पिता से सीखा है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे इस अम्बेडकर नगर ज़िले की राजनीति में सबसे सक्रिय कड़ी अगर माना जाए और एक ये देखा जाए कि कदावर, तो उस व्यवस्था में माननीय लालजी वर्मा जी रहे। और लालजी वर्मा जी के साथ परिवार का 40 वर्षों का बहुत पुराना नाता है, जो आज तक कायम है। और उनके द्वारा भी हम लोगों को सभी को पारिवारिक सदस्य की तरह स्नेह दिया जाता है। तो पिताजी से उनके अच्छे संबंध होने के नाते मैं भी उनके साथ लगा रहा। ना मैं कभी बहुजन मूवमेंट का हिस्सा रहा, ना मैं समाजवादी पार्टी का कभी कोई सक्रिय सदस्य रहा, या कांग्रेस का, या जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं इनका कभी भी सदस्य मैं नहीं रहा हूँ। माननीय लालजी वर्मा जी के साथ था, वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के नाते उनके साथ था और आज भी हूँ। आगे की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, समय पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, मैंने 2006 में जब मेरी पढ़ाई समाप्त हुई और मैं व्यापार से जुड़ा, तो मैंने सबसे पहले ये महसूस किया, वह व्यापारी रहा,
काफ़ी कुछ व्यापार रहा मेरे पास, तो मैंने उससे महसूस किया कि व्यापारियों का दुख दर्द बांटने के लिए कोई भी नेता या कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिसमें व्यापारी, जो देश को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला व्यापारी समाज, वो एक तरीके से कह लीजिए कि टांडा शहर के अंदर अनाथ था। तो एक ललक जगी और हमारे राजनीतिक गुरु माननीय श्री सुशील जायसवाल जी, जो मौजूदा समय व्यापार अधिकार मंच के नाम से एक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने मुझे, उस समय वो उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2006 में मेरी उम्र भी बहुत कम थी, सामाजिक समझ ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं थी, लेकिन हाँ, जितनी सामाजिक समझ स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं थी। तो ऐसी सारी स्थितियों में उन्होंने 2006 में मुझे एक चुनाव कराकर टांडा नगर में बहुत सारे तमाम व्यापारियों के समक्ष जो है चुनाव कराकर मुझे टांडा नगर का अध्यक्ष चुना गया, जिसका मनोनयन उन्होंने किया। और ये सफ़र राजनीति का, व्यापार मंडल की राजनीति का यहाँ से शुरू हुआ। बहुत सारे काम किए गए। 2007 में व्यापार मंडल की एक बहुत सक्रिय भूमिका सामने आई टांडा नगर के व्यापारियों के हित में। वो ये थी कि नगर पालिका यहाँ पर ए ग्रेड की नगर पालिका है। उत्तर प्रदेश में 2 नगर पालिकाएँ ए ग्रेड में आती हैं, एक तो इलाहाबाद और एक टांडा। तो शायद आपको पता भी होगा कि हमारे मुबारकपुर के रहने वाले थे, अब तो खैर महरूम हो चुके हैं, जनाब मोहसिन साहब, वो चेयरमैन हुआ करते थे सन 2000 में। 2000 में एक प्रस्ताव आया कि टांडा नगर के जितने भी व्यापारी हैं इनके ऊपर एक लाइसेंसिंग टैक्स का बोझ लगा दिया गया। अच्छा, लाइसेंसिंग टैक्स ये बहुत पहले भी लगता था, लेकिन इसका जो औसत था वो 5 रुपये 10 रुपये की शक्ल में था। लेकिन ये दुकान की साग सज्जा के से विपरीत लाइसेंसिंग टैक्स लगा दिया गया। आप इवन ये समझिए कि एक मोची जो एक फुटपाथ पर बैठकर अपनी परिवार की जीविका के लिए कार्य कर रहा है, उसको भी लाइसेंसिंग टैक्स के नाम पर 500 रुपये देने थे। और एक आदमी जो एक दुकान पर बैठा हुआ है, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ है, एसी के अंदर बैठा हुआ है, उसको भी दुकान का 500 रुपये लाइसेंसिंग टैक्स देना था। ये किस प्रकार की गणना है? ये आप भी सोचेंगे और समझेंगे दिमागी तौर से तो आपको भी समझ में आएगा कि ये तो अन्याय था। तो इस अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और बहुत आप ये समझिए कि दमदार लड़ाई थी। मतलब स्थिति ये हो जाती थी कभी कभी 10-10 हज़ार व्यापारियों का हुजूम। आप समझ सकते हैं कि व्यापारी समाज का व्यक्ति अगर 10,000 व्यापारी और रोड पर आ जाए तो ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं हो सकती। ये उनके अपने खुद के दर्द थे, अपना दुख था, जिसके नाते ये व्यापारी समाज सड़कों पर आता था। और एक बड़ी लड़ाई, ये लड़ाई 2012 तक चली। अच्छा, इसको अमली जामा इसलिए नहीं पहनाया जा सका, ये रुक इसलिए नहीं पाई। हम लोगों ने इसके लड़ाई में वोट बहिष्कार भी कराया। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी, वोट बहिष्कार भी कराया। तो बहुत सारे चुनाव आयोग के अधिकारी और तमाम अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, तमाम लोग आते थे, हम लोगों से बात करते थे। तो पूरे शहर में वोट बहिष्कार का एक बैनर लगवा दिया गया था। तो उसको हटवाने के लिए बात किया गया। फिर कई जगह से संभावना भी दी गई कि निश्चित तौर पर चुनाव के बाद इस लाइसेंसिंग टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा, जो आज तक नहीं किया गया। अच्छा, इसी कड़ी में लड़ाइयाँ चलती रहीं। लड़ाइयाँ एक दिशा और दशा नहीं तय कर पाई। कारण ये था कि उस समय नेतृत्व मैं कर रहा था और मेरी भी उम्र कम थी। होता क्या था कि जैसे हम स्थितियों को संभालें कैसे, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जब व्यक्ति के पास ज्ञान की थोड़ी सी कमी होती है, ज्ञान की कमी का ये समझिए आप कि जैसे हमें राजनीतिक, हम लोग क्या था कि जैसे कोई नेता आ जाए, कोई और आ जाए, तो वो हम लोगों को समझा करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता था। तो वो हम उस पर बहुत मजबूती, लेकिन फिर भी टांडा नगर के व्यापारियों ने बहुत हद तक व्यापार मंडल का साथ दिया। और आज भी नगर पालिका लाइसेंसिंग टैक्स के नाम पर गुंडागर्दी नहीं कर पा रही है। इतिहास है कि उस समय जो आंदोलन हुए, और लोकतांत्रिक आंदोलन होते थे, सभ्यता में रहते हुए आंदोलन होते थे, एक भी मुकदमा व्यापारिक संगठन के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन को संचालित करने के बाद भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये नेतृत्व क्षमता की बात थी कि नहीं होने दिया। अच्छा, जो उस हुजूम में गलत प्रकार के लोग आ जाते थे, उस संगठन के पदाधिकारी और हमारे व्यापारी समाज के लोग, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो उनको चिन्हित करके और तुरंत उस भीड़ का हिस्सा बनाने से रोक देते थे। एक चीज़ ये होती थी। दूसरी चीज़, टांडा नगर का ये पहला एक व्यापार मंडल था जिसमें टांडा नगर का हिंदू मुसलमान एक साथ चलता था। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और
अभी तक टांडा नगर के अंदर कोई भी ऐसा व्यापार मंडल स्थापित नहीं हो पाया, अपने आप को नहीं कर पाया, जिसमें वो ये बता सके कि हम हिंदू मुसलमान दोनों व्यापारियों को सामंजनक स्थिति में सामंजस्य बनाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। हमारी प्रवृत्ति चेंज हो गई। अच्छा, उस समय उम्र कम होने के नाते हम ये नहीं समझ पाते थे कि ये जो परिवेश है, ये जो सिस्टम है, ये परिक्रमा का सिस्टम है, परिश्रम का सिस्टम नहीं है। अधिकारियों की परिक्रमा करनी पड़ती है, नेताओं की परिक्रमा करनी पड़ती है, परिश्रम से कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों ने सिर्फ परिश्रम किया, गुलदस्ता भेंट करने का काम नहीं किया, अधिकारियों की विदाई समारोह में जाने का काम नहीं किया। हमेशा अपनी बात पर रहे और इस नारे के साथ रहे कि हम राख नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के व्यापारी हैं, हम करदाता हैं, हम सिस्टम और सरकार को चलाने वाले वो करदाता हैं जो अपने बूंद बूंद की कमाई से इस देश को चला रहे हैं। हमने ये पहचान बनाई और पूरे टांडा नगर के अंदर व्यापारी समाज के सम्मान और उनकी सुरक्षा की रक्षा करने का संकल्प लिया। और साथ में आपको ये भी बता दें कि एक समय के बाद मैं इस व्यापार मंडल की राजनीति से काफ़ी समय तक दूर भी रहा। उसके पीछे के भी कारण हैं। कारण ये है कि मेरा परिवार हमेशा जो है समाजवाद की तरफ था। कभी भी उसने ये नहीं देखा कि ये फ़लाँ आए हैं तो मुसलमान हैं, फ़लाँ आए हैं तो हिंदू हैं, इनकी मदद करनी है, इनकी नहीं करनी है। ये मेरे परिवार का एक इतिहास रहा है। यदि आप टांडा में और भी लोगों से पूछेंगे तो मेरे परिवार और मेरे पिता के ताल्लुकात जो रहे वो हिंदू मुस्लिम में बराबर रहे और हमेशा हर जगह उनको सम्मान मिला। 2012 के बाद राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया, खासतौर से टांडा का तो बहुत ज़बरदस्त बिगड़ा। टोटल राजनीति हिंदू और मुसलमान पर आकर डिपेंड हो गई। कोई किसी की हत्या में इन्वॉल्व, कोई किसी की हत्या में इन्वॉल्व, तरह तरह की, मतलब वो पूरी ऐसी गंदगी आकर सामने आ गई कि जिसमें हम लोग खपने लायक नहीं थे। तो काफ़ी समय तक उस राजनीति से दूर रहे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था और स्थितियां ऐसी ही चलती गईं। और आज भी स्थिति ये है कि व्यापारी समाज के बहुत सारा एक बड़ा वर्ग हमसे मिलने भी आता है, हमारे पास भी आता है और हम जिस लायक हैं, जो मदद उसकी कर पाते हैं अपने लेवल पर, वो करते हैं। फिर हमने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और युवा उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील जायसवाल जी, जिन्होंने उंगली पकड़कर व्यापारी सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना हमें सिखाया था, वो इस संगठन के हिस्सा नहीं रहे, तो मजबूरन हमें भी उनके साथ, उनके सम्मान में, और सम्मान में क्या कहिए कि वो इतने नेक दिल और सच्चे इंसान हैं, उनकी कार्य प्रणाली में हम उनके साथ हैं। और आज उन्होंने व्यापार अधिकार मंच के नाम से एक पार्टी का गठन किया, जिसके साथ हम बने हुए हैं और इस समय हम जिला प्रभारी की हैसियत से अंबेडकर नगर ज़िले में व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। हमने भी आपके बारे में रिसर्च किया आपसे मिलने से पहले, तो ये पता चला कि 2006 में आप व्यापार मंडल अध्यक्ष टांडा बनाए गए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। उसके बाद आपने व्यापार मंडल बदल दिया। इस वक्त आपका जुड़ाव जो है व्यापार अधिकार मंच से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये अलगाव की क्या वजह है? देखिए, एक विचारधारा होती है, हम जिस विचारधारा, जिस मूवमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा संगठन अगर उस विचारधारा के विपरीत दिशा में जाकर कार्य करने लगेगा तो देखिए, हम किसी भी संगठन के गुलाम नहीं। और हमारी ये पहचान रही है, हमारे कर्मों से हमारी पहचान रही है। हमने पहले भी आपको बोला कि हम परिक्रमा पर विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, हमने परिश्रम पर विश्वास किया। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल जिस उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था, वो अपने उद्देश्य से हट करके दूसरी दिशा में कार्य करने लगा। और चूंकि हमारा जो नेतृत्व करने वाले हमारे नेता थे, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय संदीप बंसल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील जायसवाल जी थे, तो हम उनके नेतृत्व में चले गए और उन्होंने पार्टी बनाई और आज हम पूरे विश्वास के साथ उस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। व्यापारी की सुरक्षा और सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे। आपने अपने पहले जवाब में कहा कि 2012 के बाद टांडा में जो है एक तरीके से लोगों में समाजवाद बिखर गया, ये आपने कहा। 2012 में आपके ऊपर भी गोली चली, आपसे रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला। तो क्या व्यक्तिगत रूप से आपको वाकई ये लगता है कि इस वक्त टांडा में वो समाजवाद हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं बचा हुआ? देखिए अभिज भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरी इस बात को बड़ी ही गंभीरता से समझिएगा। देखिए, 2012 तक का जो टांडा का माहौल था, तो वहाँ पर आबिद और अंकित लड़ते थे। तो जब तक आबिद और अंकित लड़ते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, अच्छी बात है, आबिद अपनी ताकत दिखा लें, अंकित अपनी ताकत दिखा लेंगे। लेकिन समस्या ये है जिसको समझना पड़ेगा, और हम जैसे युवा लोग नहीं समझेंगे तो फिर दूसरा कोई समझाने आएगा नहीं।
आबिद और अंकित लड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अंकित हिंदू हो गए और आबिद मुसलमान हो गया तो ये बड़ी खतरनाक बात है। समस्या ये है, टांडा की राजनीति में जो एक हलचल आई, टांडा के परिवेश में जो एक भूचाल आया, वो यही आया कि यहाँ पर हर झगड़ा, आबिद और अंकित का भी झगड़ा हिंदू और मुसलमान के बीच परिवर्तित हो जाता था, जो एक समस्या का कारण है। अच्छा, हम उसमें खप नहीं सकते थे। खप ना सकने का कारण ये है कि हमारा पारिवारिक परिवेश वो नहीं है, हमारा पारिवारिक संस्कार वो नहीं है। चूँकि हमने हिंदू होने के नाते होली में मुस्लिम भाइयों को अपने यहाँ गुजिया खिलाई है और मुस्लिम भाइयों ने हमें अपने यहाँ सेवई खिलाई है, तो हम उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। दूसरा, आबिद भाई, आपको इसी के साथ एक जवाब और मैं दे दूं। आपने बोला हमारे पिताजी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया गया है, और आपको बताता चलूं कि हमने इंटर कॉलेज की स्थापना, प्राइमरी पाठशाला की स्थापना और जूनियर हाई स्कूल की स्थापना, जो हमने गवर्नमेंट से माननीय मुलायम सिंह के समय में 1000 विद्यालय अनुदानित हुए थे, जिसमें गिरजा लघु माध्यमिक विद्यालय हमारा है, उसको भी अनुदानित किया गया था, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी स्थापना की गई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि, अच्छा ये बताइए, मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि टांडा नगर में रह के, मग में रह के मगर से बैर, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे हम व्यापारी हैं, ठीक है, हम किस चीज़ की हिंदू की राजनीति करें और केवल पर्टिकुलर हिंदू की राजनीति करें, क्यों? कारण है, मैं एक संस्था चलाता हूं, एक संस्था का प्रबंधक हूं, मेरे विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 900 बच्चे मुस्लिम समाज के हैं, मैं किसके ऊपर राजनीति करने जाऊं? क्या ये करना ठीक है? मेरा ये सवाल आपसे, आप बताएं। नहीं, मुझसे आप ना सवाल करें, मैं आपसे नहीं, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्या ये करना उचित है? नहीं उचित है मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने 2012 में गोली चलने की बात की। देखिए, 2012 में गोली चलने के जो विशेष कारण हैं उसको तो मैं बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि गोली चली और आप जैसे भाइयों की और बहुत सारे लोगों की दुआ मेरे साथ थी, कृपा थी मेरे साथ कि मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। पैर में मुझे गोली लगी थी, समय के साथ ठीक भी हो गई। गोली चली थी राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक वर्चस्व के कारण, क्योंकि लोग पचा नहीं पा रहे थे। एक तरीके से आप ये समझिए कि इतने कम उम्र का लड़का इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर बना दिया, जिसके एक आवाज़ पर टांडा की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। पेपर्स ये हेडिंग में छापते हैं कि टांडा के बाज़ार बंद की अभूतपूर्व रही बंदी, मतलब ये छापते हैं कि इससे पहले कभी भी ऐसी बंदी नहीं हुई है। हेडिंग में छपता था कि लोग चाय पान के लिए तरस गए। तो एक बड़ी गंभीरता से प्रशासन भी लेता था कि अगर उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल उस समय था, अगर अंकित श्रीवास्तव के पैड पर ये लिख करके जाता था कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो कल से हम बाज़ार बंद कर देंगे, तो प्रशासन इसको गंभीरता से लेता था। उसको ये पता होता था कि ये जो स्टेटमेंट है ये कल क्या होने वाला है, तो एक गरिमा थी उसकी। तो इन सारे चीज़ों के नाते जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, जिसके नाते ये सारे कांड मेरे साथ हुए थे। सर, आपने एक बात कही कि 2012 में जो आपके ऊपर गोली चली, उसमें ये भी खबरें आई कि आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने गोली अपने ऊपर खुद चलवाई है। ये किस हद तक ये इस बात सही है? देखिए आबिद जी, ये तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये फिर से आपने जो है लगभग 8 से 9 साल के बाद फिर से इसको जागृत कर दिया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज सार्वजनिक तौर पर, अभी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इन बातों का जवाब देता रहा हूँ, और आज आपने इस बात को कहकर इसको सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि आपके भी न्यूज़ चैनल के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सार्वजनिक कर दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद दूंगा आपको मैं इस प्रश्न के लिए। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी 2 प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग प्रवृत्ति में लोग काम करते हैं। देखिए, गोली चलने के बाद का एक जो मूवमेंट था, चर्चाएं तो उसी समय से शुरू हो गई थी, क्योंकि देखिए विरोधी में नहीं मरा था, विरोधी के ऊपर गोली नहीं चली थी, तो विरोधी का कार्य ही होता है कि सामने वाले की आलोचना करना, वो अपना कार्य कर रहा था। 7 से 8 हज़ार की पब्लिक टांडा कोतवाली परिसर में थी जिस समय ये कांड मेरे साथ हुआ था, और व्यापारी समाज के लोग थे, वो पैसा देकर बुलाए हुए लोग नहीं थे जो हमारे सहयोग में थे। तो वो 7,000 की भीड़ तब तक वहाँ पर उपस्थित थी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं करा दिया गया, और मेरे घर महीनों तक व्यापारी समाज के अलग अलग लोग 10-20 की संख्या में घंटे 2 घंटे के बाद आते और जाते रहते थे, जिससे मैंने ये महसूस किया कि मैंने व्यापार मंडल में व्यापारी समाज की सेवा कर कर क्या कमाया है। तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये 7,000 वो लोग थे जो एक मत थे कि हमारे साथ घटना हुई है, और ये चंद, मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्षमा चाहता
जिनके द्वारा ये कहा गया कि गोली मैंने अपने ऊपर खुद चलवाई है या चलाई है। देखिए, गोली चलना और गोली चलवाना दोनों में अंतर है, और ये पुलिस का विषय था। क्या 9 सालों में पुलिस आज तक इस बात को नहीं पता कर पाई कि मैंने गोली चलवाई है या मेरे ऊपर गोली चली है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इस बात को सार्वजनिक तो नहीं कर सकता कि गोली किसने चलाई और किन कारणों से चली, क्योंकि मेरा भी अपना कुछ क्राइटेरिया है, कुछ दायरा है, और मेरे भी परिवार के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं कि मुझे कहाँ तक जाकर कौन सी बात कहनी है। गोली सत्य चली थी, ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, और ये आप लोगों की दुआओं और हमारे भाइयों की दुआओं और हमारे व्यापारी समाज की दुआओं का असर था कि मैं सुरक्षित आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं मर जाता, जो विरोधी हैं जिनकी बात मैं कर रहा था, तब वो कहते कि हाँ सही में गोली चली, बच गया, तो उसका नया नया रूप देने लगे। बस इसकी यही कहानी है। आपने अपने आंदोलन के बारे में बताया कि आपने कई आंदोलन किए। आपके एक बार पे कहने पे टांडा का पूरा दुकानें बंद हो जाती थी, लोग चाय पानी को तरस जाते थे। तो ऐसे में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको भाग लेना चाहिए? जब आपके अंदर इस तरीके की काबिलियत थी तो क्या आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि आप एक अच्छे लीडर बन के उभर सकते हैं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, और इस बात पर विचार हुआ भी, और हम लोगों को इस पर एक बार ये आया कि इस पर काम किया जाए। तो इस पर काम करने के क्रम में मैं आपको बड़ी ही सफाई से एक बात बताऊंगा, इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं है कि राजनीतिक बात करूं। मेरा शुरू से बड़ा मन था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का। तो 2012 तक तो मैं अपने राजनीतिक करियर और अपने व्यापारिक करियर को ही बना रहा था। 2012 के बाद टांडा का एक माहौल चेंज हुआ। 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ, बसपा की सत्ता के बाद समाजवादी की गवर्नमेंट आई। तो मैं उस समय समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहता था कि लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आज सत्ता समाजवादी पार्टी की आ गई, इसलिए ये समाजवादी पार्टी के साथ है। 2017 में तक भी मैं इस इंतजार में था कि मुझे अभी और देखना है और चीज़ों को देखना है। फिर मैं काफ़ी समय तक राजनीति से दूर भी रहा। हाँ, अब चीज़ें सुधरी हैं, सामान्य स्थिति में आई हैं। अब फिर से अपने मित्रों के साथ बैठ कर के चर्चा होगी। हमारे भी बहुत सारे शुभचिंतक हैं जिनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और बहुत जल्द ही किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का काम करेंगे। 2012 तक आपको ऐसा लगा कि आप समाजवादी की पार्टी की तरफ आपका रुझान है? देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके चैनल पर ये जो बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा। तो मेरे मुंह से वो सत्य बात निकली है कि मेरी अंतरात्मा ये कहती थी कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाऊँ। मेरा सवाल वही है, आपने कहा कि 2012 तक आपको ये लगता था कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव है आपका जी। लेकिन आपने अपनी ही बात में ये भी कहा कि 2012 के बाद टांडा का वो सामाजिक माहौल नहीं रहा। तो क्या 2017 या ये कहे 22 का चुनाव जो आ रहा है, अभी तक आपका स्टैंड वो क्लियर है कि आपका झुकाव समाजवादी की तरफ है या फिर वो स्टैंड अलग हो गया? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा झुकाव समाजवादी पार्टी से हट गया है जी। ऐसा नहीं कहूँगा। अभी एक चीज़ और आपको बता दूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी मेरे परिवार के, मेरे पिता के बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे हैं कभी एक समय तक, और पिताजी का भी तमाम चीज़ों में ध्यान अलग अलग व्यवस्थाओं में आकर्षित होने के नाते वो राजनीतिक संबंध में काफ़ी दूरी आई है। तो मैं बहुत जल्दी माननीय अखिलेश यादव जी से मिलूँगा और फिर उस पर विचार किया जाएगा। सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बात से। आपने कहा कि आपका परिवार जो है लालजी वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, माननीय लालजी वर्मा की मैंने व्यक्तिगत बात की जी। देखिए, हर आदमी का संबंध राजनीतिक पार्टी से नहीं हो सकता, और ना उसको ये कह करके किया जा सकता है कि भाई आप लालजी वर्मा के सपोर्टर हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर होना और किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्टर होना, दोनों में अंतर है। और मैं आज फिर आपसे बोल रहा हूँ, लालजी वर्मा जी से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, और उन पारिवारिक रिश्तों के नाते उन्हें जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। दूसरी चीज़, राजनीतिक विचारधाराएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। चलिए, तो लालजी वर्मा अब बसपा में नहीं रहे, उनका निष्कासन हो गया, ये बात आपको क्लियर पता होगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल पता है, और इस बात का कष्ट भी है, इस बात का दुख भी है हमें जी। अब आने वाले टाइम में अगर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जो कयास लग रहे हैं, तो आपके लिए तो रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध और पार्टी की तरफ ये तो बात वो हो गई कि आपके मुंह में घी शक्कर, और ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। अच्छा है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाबूजी फिर हमको साथ मिलेंगे। नहीं, आप उनके व्यक्तिगत संबंध है, आपको इस बारे में नॉलेज, क्योंकि क्षेत्र में ये सनसनी की तरह एक खबर फैली हुई है कि लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। आपने मेरे चेहरे पर वो खुशी भी देखी होगी इस प्रश्न के बाद, तो उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 2022 इलेक्शन आ रहा है विधानसभा के,
अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलने की बात भी कर रहे हाँ, थे। अभी हम लोग एक प्रयास में हैं, लगभग 100 लोगों की एक टीम माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के व्यवस्था में है। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम मिलेंगे। चलिए सर, आखिरी में आप यंग हैं, आपने एक टाइम पे व्यापारियों को लीड भी किया है, तो जो नई जनरेशन के व्यापारी हैं, जो नया-नया व्यापार कर रहे हैं, उनको अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से वो कोविड काल में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएँ, किस तरीके से वो कर सकते हैं वो देखिए, मैसेज? कोरोना काल में व्यापारी आर्थिक रूप से टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी केंद्र अथवा राज्य की सरकारें ये व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाई हैं कि व्यापारी समाज को बचाया कैसे जाए। ये एक बहुत ही दयनीय विषय है। मैं अपनी तरफ से अपने युवा व्यापारी और अपने बुजुर्ग पितातुल्य व्यापारी समाज के लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ काम करें। हमारा दिन लौटेगा। हम व्यापारी समाज के लोग हमेशा उदार दिल रहे हैं और आगे भी उदार दिल रहेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने व्यापार में आने वाले समय में दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने की दिशा में काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव साहब, जिनको अंशु नाम से भी जाना जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़। धन्यवाद।